हाँ, आज अपने को पढ़ना एक्सरे का जस्ट उल्टा, डेट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होता है। ठीक है, आइंस्टाइन जी ने, है ना, आइंस्टाइन जी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने एक चीज देखा एक्सीडेंटली। उन्होंने देखो क्या देखा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे। ठीक है, पहले हम एक्सपेरिमेंट तुम्हें बता दें कि ये एक मेटल था। ठीक है, और इसके पास में एक दूसरा मेटल रखा हुआ था। ठीक है, और इन दोनों से एक बहुत सेंसिटिव माइक्रो एमीटर लगा हुआ था। समझ में आया? ठीक है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। अरे सही। हाँ सर। ठीक है, अब ये एमीटर कितना रीडिंग शो कर रहा था? 0। ये पॉइंटर कितने पे था? 0 पे। बहुत सेंसिटिव एमीटर था। अब उन्होंने देखा कि जैसे ही फोटोन, मतलब यहाँ पे लाइट डाले, ठीक है, जैसे ही लाइट डाले तो क्या हुआ कि ये जो एमीटर था ये करंट शो करने लग गया। ठीक है भाई, लाइट इस मेटल पे जैसे ही उन्होंने इंसिडेंट कराया, ठीक है, लाइट या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उन्होंने देखा कि ये पॉइंटर घूम गया। समझ में आया? तो उनका दिमाग चमका कि भैया ये पॉइंटर कैसे घूम रहा है, ये तो सर्किट ब्रेक है, ये मीटर कितना करंट होना चाहिए था? I0। बट जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिरा तो एमीटर कुछ ना कुछ करंट शो करने लगा। सही? हाँ ठीक है, सर। तब उन्होंने इस पर रिसर्च करा और फिर बताया कि एक्चुअली ये जो लाइट आ रहा है ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है। समझ में आया? ये रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पे है ना इस मेटल के, वो टूट के निकल जा रहा। ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन चलते हुए यहाँ पे आ जा रहा है, कुछ इधर उधर चला जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन इस टारगेट मेटल पे आ जाता है, जिसके कारण, ठीक है, ये करंट शो करता है। समझ में? इधर से इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा और ये हमें करंट बता रहा है। समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। सही। इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन निकला इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक है, और इस पूरे इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ? जहां से मेटल से, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इस मेटल को बोलते वो एमीटर, और जहां कलेक्ट हो रहा उसको बोल रहे हैं कलेक्टर। समझ में आया? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है दैट इज एमीटर, और जिसमें कलेक्ट हो जा रहा है वो एमीटर। समझ में आया? ठीक है, सही। हाँ सर। समझ में आया क्या? अब उन्होंने हाँ देखा कि अगर लाइट का एक फोटोन होता है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है एच में। ठीक है, एक पैकेट ऑफ लाइट, इसमें लाइट आ रहा है मतलब पैकेट ऑफ लाइट आ रहा है, एनर्जी आ रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। एक फोटोन को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। सही? ये जो पैकेट है एनर्जी का ये ब्रेक नहीं होता। अब उन्होंने देखा कि अगर हम लाइट का फ्रीक्वेंसी कम कर दें, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उन्होंने घटाना कम कर दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम कर दिया मतलब लाइट का एनर्जी कम कर दिया, पैकेट का एनर्जी कम कर दिया। सही? तो देखिए कि एकदम से जैसे ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हुआ तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हुआ? बंद हो गया। ये करंट क्या हो गया? 0। सही? सो जिस फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बंद हो गया उसको इन्होंने बोला, समझ में आ? ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे अगर इससे जरा सा भी अगर म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता रहेगा। ठीक है, अगर म्यू का वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आ? अगर ये इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम से कम है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। समझ में आ? ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी का एनर्जी का लाइट भेजना पड़ेगा। सही? ठीक है, समझ गए? अब उन्होंने इसमें कैलकुलेशन किया। उन्होंने एक एवरेज फिनोमिना बताया कि 10 टू द पावर 26 अगर म्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो 10 टू द पावर 26 फोटोन, ठीक है,
ये फोटोन का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। फोटोन अगर गिरता है तो ऑन एन एवरेज एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझ में आया, ठीक है। 10 to the power 26 फोटोन इक्वली कैपेबल, जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है, समझ में आया। मतलब 10 to the power 26 लाइट पार्टिकल अगर इस पे मेटल पे एमीटर पे गिरता है तो एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस इज द एवरेज रेशियो। किसी ने कैलकुलेट नहीं करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके ये एक रेशियो बताया, समझ में आया, ठीक है। एक्चुअल में ये होता है, समझ गए, ठीक है। एक्चुअल में कहानी है कि 10 to the power 26 फोटोन से सिर्फ एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ गए क्या, हाँ सर। ठीक है। बट ये रेशियो बोलने में बहुत तकलीफ होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको मॉडिफाई करके 1000 फोटोन पर सेकंड अगर गिरता है तो हम मान लेते हैं 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऐसा हमने मान लिया, लेट। एक्चुअल तो ये है, समझ में आया, बट हम मान लेते हैं थोड़ा इजी से समझाने के लिए, आसान से समझाने के लिए कि भाई 1000 फोटॉन्स अगर गिरता है पर सेकंड तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड यहाँ से निकलता है, समझ में आया, ये एक रेशियो ऐसा मान लिया, ठीक है। बट फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, समझ गया। अगर थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड वाला लाइट जो होता है ये मेटल में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब, ठीक है, एक मेटल का ना जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आता है, मान लो ये लाइट का पैकेट है और उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, तो h इंटू म्यू टी एच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंटू एच, दिस इज कॉल्ड फाई और दिस इज कॉल्ड w, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। एमीटर में क्या होगा कि एमीटर से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कुछ एक मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। मतलब इस एमीटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इस पे जो भी लाइट गिरेगा ना उसका कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सही, क्योंकि एटम से इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है, समझ में आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब इतना एनर्जी तो ये मेटल ही, एमीटर ही एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, उसको निकालने के लिए कुछ एनर्जी लगेगा ना, ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब ये यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है, जूल में भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकाल सकते हो, समझ गए वर्क फंक्शन का मतलब। अब हमने ये माना कि 1000 फोटॉन्स इस पे गिरते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक बार फिर से डायग्राम बनाएं और उसमें तुम्हें समझाएं कि इस 10 इलेक्ट्रॉन का होता क्या। अब जैसे ये हमारा कलेक्टर था, ठीक है, और इधर एमीटर था, ठीक है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ से लाइट आ रहा, ठीक है, 1000 फोटॉन्स पर सेकेंड, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसमें से, 10, ठीक है, टोटल कितने निकल रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक इधर से निकल गया, एक इधर से निकल गया, बाकी सब इधर उधर निकल, ठीक है। तो अब इसमें अगर करंट का ग्राफ बनाए, ठीक है, करंट और फ्रीक्वेंसी का, समझ गए। तो उन्होंने देखा कि कोई वोल्टेज, ये वोल्टेज है और ये करंट है, करंट मतलब ये करंट शो कर रहा है मीटर, जब कोई बैटरी हमने नहीं लगाया तब भी कुछ करंट शो कर रहा, तो ये करंट हो गया आई नॉट, आई नॉट को बोलते हैं जीरो वोल्टेज करंट, दिस इज कॉल्ड जीरो वोल्टेज, समझ में आया, ठीक है भाई। इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन जो निकला, बाकी 7 तो इधर उधर हो गया, बट जो 3 इलेक्ट्रॉन है इस पे आ गए ना कलेक्टर पे, तो ये कलेक्टर कुछ ना कुछ तो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, भले ही 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बट कुछ तो करंट ये शो करेगा, तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं जीरो वोल्टेज करंट, समझ में आया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि, समझ गए यहाँ तक, ठीक है, 1000 फोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है।
1000 फोटोन पर सेकंड को हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। समझ में आया? ये पिछले क्लास में बताए थे, है ना? हाँ सर। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, इसको माइनस बनाया, एक प्लस, अब बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब बैटरी पहले उल्टा लगा देते। अब उन्होंने बैटरी कैसा लगाया कि भाई इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव प्लेट बन गया, ये निगेटिव। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। जैसे ही बैटरी उन्होंने लगाया V वोल्ट का, तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इधर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जो 7 से इलेक्ट्रॉन साइड से निकल जा रहा था, ये तीनों तो आ ही रहा है, ठीक है, बट जो साइड से निकल रहा था वो अपना पाथ डेविएट होकर के वो भी इस पे गिर जाएगा। ये जो इधर से जा रहा था ये भी इस पे आ जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो जैसे ही बैटरी ऐसे लगाए तो ये करंट क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि 3 के जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन आने लग गए। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। थोड़ा बैटरी का वोल्टेज और बढ़ाए तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन का संख्या और बढ़ गया, 4 के जगह पे 5वां भी खिंच गया, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगने लग गया, ठीक है। और वोल्टेज बढ़ा है तो और करंट बढ़ गया। समझ में आया? लेकिन जब वोल्टेज बढ़ाते गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दिए तो 10 का 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए, ठीक है। हाँ सर। लेकिन अब जब वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ नहीं रहा है, अब करंट कांस्टेंट हो गया। भाई 10 इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वही 10 पर पहुंचेगा, 11वां तो निकलेगा नहीं। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया, उन्होंने देखा कि ये ग्राफ कुछ ऐसा गया, और इस करंट को उन्होंने बोला सैचुरेशन करंट। IS इज कॉल्ड सैचुरेशन। समझ में आया? सैचुरेशन करंट का मतलब ये हुआ कि हम वोल्टेज कितना भी बढ़ा लें, ठीक है, करंट नहीं बढ़ रहा, ठीक है। पहले तो इनिशियली क्या है, 0 से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ता जाए, बट एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। समझ में आया? तो इसको क्या बोला गया, सैचुरेशन, ठीक है। अब वोल्टेज कितना भी बढ़ा ले 10 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यहाँ पे नहीं पहुंच रहा, ये सैचुरेशन करंट। समझ गए? ठीक है। हाँ सर। अब उन्होंने क्या करा, एक बैटरी उल्टा लगा दिया, ठीक है। ये ऐसे न लगा करके बैटरी उल्टा लगा दी। अब बैटरी उल्टा लगा दिए मतलब इसको निगेटिव कर दी और इसको पॉजिटिव, तो यहाँ पे एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया तो उल्टा फोर्स लगने लगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम होने लगेंगे। और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो और कम होगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंचा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही रुक गए, यहाँ तक कलेक्टर तक कोई पहुंचा ही नहीं। समझ में आया? 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो, बट इतना फोर्स लगा कि सभी इलेक्ट्रॉन वापस लौट गए इमीटर पे, इस कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं V0, एंड V0 इज कॉल्ड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया? ठीक है, ये V0 को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले। समझ गए? ठीक है। हाँ सर। ठीक है। इस वोल्टेज तक हम निगेटिव डायरेक्शन में चलते गए ना वोल्टेज लगा करके, तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज में देखो इलेक्ट्रॉन तो 10 निकल ही रहा, क्योंकि 100 फोटोन फॉल कर रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही, बट एक भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा, इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है कि वो पहुंचने से पहले ही लौट जाता। समझ गया? तो इसको क्या बोला गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ गया? अब उन्होंने क्या करा, ठीक है, ये क्लियर है? अरे ये ग्राफ क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अब उन्होंने क्या करा कि 1000 के जगह पे, ये तो I1 था, I1 मतलब 1000 फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर गिरता था। अब उन्होंने इंटेंसिटी को डबल कर दिया, I2 इज इक्वल टू 2I1, मतलब 1000 के जगह पे कितना फोटोन डालने लग गए, 2000। जब 2000 फोटोन डालने लग गए तो 10 के जगह पे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 20, ठीक है। तो 0 वोल्टेज करंट भी बढ़ जाएगा, पहले 3 आ रहा था, कितना आ जाएगा, 6। सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। I2 के लिए 0 वोल्टेज करंट, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, डबल हो गया, तो हर चीज डबल हो जाएगी। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, सेम।
क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले उसका एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने इंटेंसिटी बढ़ाया बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, जीरो वोल्टेज करंट बढ़ जाता है, सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है। इंटेंसिटी घटाएंगे तो ये कुछ ऐसे ग्राफ चला जाएगा, समझ में आया? ये I3, तो I2 is greater than I1 is greater than I3। इंटेंसिटी मतलब हुआ नंबर्स ऑफ फोटोन, ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सही, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से मूव किया बट स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, क्लियर है? कब चेंज नहीं आया? जब इंटेंसिटी को बढ़ाया या घटाया। इंटेंसिटी बढ़ाने से जीरो वोल्टेज करंट बढ़ जाता है, सैचुरेशन करंट बढ़ जाता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में? आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों नहीं आता है, सही? हाँ सर। समझ गया? अब उन्होंने दूसरा काम किया, ठीक है, इसी में अब उन्होंने क्या किया कि भाई फ्रीक्वेंसी देखो, ये जो है, फिर से हम ये ग्राफ बना रहे हैं, फिर से ये फिगर बना रहे हैं, ये कलेक्टर है और ये हमारा एमीटर है, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा कि यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा था, भेजा तो उन्होंने 100-1000 फोटॉन्स पर सेकेंड I1, तो इसका ग्राफ जो हमारा था कुछ ऐसा था, ऐसे ही था। ये हो गया सैचुरेशन करंट आइए, ये हो गया I0 और ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 फॉर I1। अब उन्होंने क्या करा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या था, मान लो μ0, ठीक है, इंटेंसिटी I0 था और फ्रीक्वेंसी μ0, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इसके जगह पे इंटेंसिटी बढ़ाने के जगह पे अब उन्होंने μ2 इज इक्वल टू 2 μ0 कर दिया, इंटेंसिटी क्या कर दिया, डबल, सॉरी फ्रीक्वेंसी डबल कर दिया, इंटेंसिटी सेम रखा, तो 1000 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकलता था, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ, देखो जीरो वोल्टेज करंट में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि 1000 फोटोन ही आ रहा है, बट फ्रीक्वेंसी डबल होने से, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन तो चेंज हुआ नहीं, तो यहां से यहां तक कोई चेंज नहीं आएगा फॉर μ2, ठीक है। इंटेंसिटी तो I1 ही रहा, बट क्या होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है V2 कम हो गया। ये कम क्यों हुआ ये बताएंगे, सही। जीरो वोल्टेज करंट में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सैचुरेशन करंट में फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या कि देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये मेटल सरफेस से, जैसा हमने यहाँ पे तुम्हें बोला, कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो कोई इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगा, किसी का 0, किसी का कुछ, किसी का कुछ, समझ में आया? हर 10 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो बराबर होगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते समय हो सकता है 2 एटम से टकरा गया हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन निकलते समय 4 एटम से टकरा गया हो, तो हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, अलग अलग, सही, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बताता है कि इन सब में से जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकला वो भी यहाँ नहीं पहुंच पाया, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज EV0, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, बट वो प्लेट तक नहीं पहुंच पाया, समझ में आया? हाँ सर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज EV0, ठीक है, समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी होगा ये पॉसिबल नहीं हमें बताना, बट हम एक चीज बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन या तो 0 होगा या इस मैक्सिमम से कम होगा, ठीक है। 0 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, और इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा, समझ में आया, ठीक है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग रहेगा। अब किस इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी है ये बताना हमारे बस का बात नहीं है, सही। अब ये 2 चीज तुम्हें बताया, अब एक चीज तुम्हें बता दे, आइंस्टाइन मास है ना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
अब आइंस्टाइन जी ने इसमें क्या इफेक्ट बताया कि मान लो एक फोटोन है, सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, एच म्यू। ठीक है, ये फोटोन जब इस पे गिरेगा तो इसका कुछ एनर्जी तो ये मेटल रख लेगा और कुछ जो एनर्जी बचेगा वो मैक्सिमम इसके पास आएगा। तो उन्होंने बोला एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, समझ में आया। एच म्यू जो हमारा हुआ, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज द मैक्स एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 से लेके इससे कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। और W क्या है, W इज इक्वल टू H टाइम्स म्यू थ्रेशोल्ड एंड दिस इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, कई बार इसको फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, समझ गए। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सही, ये आइंस्टाइन मास है ना, ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन है। सही, अरे सही। जब हम देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, ये म्यू को जब बढ़ाते हैं, डबल कर दिए, तो म्यू जब डबल कर दिए तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल तो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। अरे सही, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और बढ़ जाएगा। समझ में आया। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी मतलब हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं बिना फ्रीक्वेंसी चेंज की। ठीक है, और अगर फ्रीक्वेंसी बदल रहा है मतलब इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, EV नॉट, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू। सही है, अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है, अलग अलग मेटलों का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, तुमको दिया रहेगा। सही, ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्क फंक्शन का कहानी। एच म्यू क्या है, एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही पैकेट ऑफ एनर्जी लेता है। सो एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ ए इंसिडेंट फोटोन। 10 टू दी पावर 26 फोटोन में से सिर्फ एक फोटोन ही इलेक्ट्रॉन को निकालता है, बाकी सारे फोटोन मेटल में एमीटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो एमीटर गर्म होने लगता है। ठीक है, इसलिए इसको भी ठंडा करना पड़ता है। सही, अरे सही रे। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फोटो इलेक्ट्रिक का कहानी। ठीक है, अब समझ गए। अरे सही रे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहानी बस इतना ही है। ठीक है, अब इसमें एक आध ग्राफ तुम्हें और बता दे। मान लो कभी हमने फोटो इलेक्ट्रॉन डाला, अब तुमसे बोले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वर्सेस फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन समझे, ये वाला रिलेशन एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस वर्क फंक्शन 5। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये बता दो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के बीच ग्राफ कैसा बनेगा ये बता दो। सोच के बताओ, खाली सोचना है भाई, इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में। बस एक तो यूनिट का ध्यान रखना है और दूसरा थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है। बोलो सर, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। देखो ये स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये म्यू क्या है, ये हो जाएगा एच म्यू एक्स एक्सिस पे और काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पे है +5। अच्छा, हाँ सर। समझ में आ, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो थ्रेशोल्ड तक तो कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगा ही नहीं, 0 से लेकर के थ्रेशोल्ड तक तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, और इसके बाद ये ऐसा स्ट्रेट लाइन। समझ में आया। फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स बढ़ाते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, बट थ्रेशोल्ड तक कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया। हाँ सर। अरे सही रे। ठीक है, जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस 10, समझ गए वो, ये
10 इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी है? हाँ सर। यस सर। ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम इतना एनर्जी रह सकता है, इससे कम बाकी सारे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से कम कुछ भी हो सकता है। सही समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म। ठीक है, अब तुम लोग को क्वेश्चन करना है। अब ये बताओ क्वेश्चन कहाँ से कराते? एससी वर्मा खोले, बोलो दिव्यांश, पढ़ो। सर आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रहा ना, तभी तो बार बार बोल रहा है। सर वापस पढ़ रहा हूँ। A parallel beam of monochromatic light of wavelength 663 nanometer 663 नैनोमीटर है ना, और is incident on a totally reflecting plane mirror. ये प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर। हाँ ठीक है। The angle of incidence is 60 degree. अच्छा ये ऐसे आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। And the number of photons striking the mirror per second is 1 into 10 to the power 19. Sir, calculate the force exerted by the light beam on the mirror. बस देखो, ये लाइट आया, ये ऐसे करके इधर रिबाउंड कर जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। एक का मोमेंटम अगर p बोले तो इसका मोमेंटम p, फोटोन का एक का मोमेंटम p। अब क्या होगा, टोटल डेल्टा p क्या हो जाएगा? डेल्टा p इज 2p cos 60। इट इज p cos 61/2। ठीक है, तो डेल्टा p, एक फोटोन अगर टकराता है तो उसका मोमेंटम चेंज इतना होता है। ठीक है, अब कितना फोटोन टकरा रहा है? इतना। ठीक है, इतना फोटोन टकरा रहा है तो टोटल नंबर इज 10 to the power 19 फोटॉन्स पर सेकंड। अब एक फोटोन का एनर्जी क्या होता है? एच म्यू। ठीक है, तो है ना, एच म्यू दैट इज इक्वल टू म्यू इज, है ना, मोमेंटम जो होता है, देखो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू दैट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। और तुम लोग सुने होगा लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ऐसा भी कुछ सुने हो? हाँ सर। तो यहाँ से हम लिख देंगे लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, तो ये कट जाएगा, सो पी हो जाएगा ई बाई सी। समझ में आया? तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हो रहा है ई बाई सी, और ई तो तुमको पता है एच म्यू या एच सी बाई लेमडा, समझ गया? ठीक है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज एच म्यू या एच सी बाई लेमडा। ये निकाल लोगे, एक फोटोन का लेमडा दिया हुआ, एच सी पता। ठीक है, इतना फोटोन, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है पर सेकंड, दिस n टाइम्स e बाई सी। सही, इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकंड। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द फोर्स। समझ गए? n का वैल्यू तुम्हें पता है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इतना रहा, और c का वैल्यू तुम्हें पता है। समझ में आया? हाँ सर। फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है ये, तो फोटोमेट्री का क्वेश्चन है। फोटोन है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट का है। अभी हम आगे इसको ही पढ़ाएंगे, बट तुम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन कुछ और है, क्वेश्चन ऐसा पढ़ो तो पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तुम पढ़ो, क्योंकि हम में से पढ़ नहीं पाए, बहुत बड़का है। पढ़ो जरा। ये सूरज है, बोलो। Yes sir. Sir, the sun is directly overhead. The surface of the earth receives 1.4 into 10 to the power 3 watt per meter square of sunlight. Assume that the light is monochromatic with average wavelength 500 nanometer and that no light is absorbed in between the sun and the earth's surface. ठीक है, The distance between the sun and the earth's surface is 1.5 into 10 to the power 11 meter. Calculate the number of photons falling per second on each square meter of earth's surface directly below the sun. पहला है ना? हाँ सर, ये पार्ट। वॉट आ रहा है, एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? एच सी बाई लेमडा, ये निकाल लोगे? हाँ सर। फोटोन का एनर्जी एच सी बाई लेमडा, एच पता, सी पता, लेमडा पता। लैम्डा पता है सर। अर्थ के सरफेस पे पर मीटर स्क्वायर एनर्जी इतना आ रहा है, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकंड ऑन अर्थ सरफेस इज इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू, ठीक है, 1.4 into 10 to the power 3 divided by 1।
भाई एक फोटो एनर्जी, यस सर। है और इतना एनर्जी आ रहा है, मतलब इतना इतना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। समझ में? इसको सॉल्व करके देखो तो मैच करता है क्या पहले का आंसर? एच का वैल्यू रखोगे, समझ गए हो? ये हो जाएगा हाँ सर। 12400 बाई लेमडा हो जाएगा 5000। लेमडा इज इन एंगस्ट्रॉम 5000। तो ये 2 जीरो कट गया, ये एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या तुम कैलकुलेट करके देख लो, ये शॉर्टकट ना मारो, तुम कैलकुलेट करके इसको जूल में लाना, ठीक है, क्योंकि ये जूल पर सेकंड में, समझ में? वॉट में। तो ये एच का वैल्यू रखो 6.63 × 10⁻34, सी का वैल्यू रखो 3 × 10⁸ और ए लेमडा का वैल्यू रखो मीटर में 10⁻9, और इसको डिवाइड कर दो तो ये तुम्हें देगा नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया। ठीक है, सही करके देखो मैच कर रहा है क्या? हो ही नहीं सकता अलग। सर ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना 1.4 × 10⁻³ उसका आ रहा है 0.56 × 10⁻3। एक मिनट, ऐसा करो, इवन का वैल्यू कितना है ये बता दो। इवन होगा 6.623 × 10⁻8। 2.48। 3 × 10⁻8 और ये हो जाएगा 500 × 10⁻⁻9। इसको पहले अच्छे से कैलकुलेट करो, अलग हो ही नहीं सकता, सवाल ही उठता, एक लपड़ मार दें खींच के। इसको सॉल्व करके यहाँ पुट करके देखो कितना फोटोन पर मीटर स्क्वायर। अपने को निकालना क्या? नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ सरफेस ना। यही है सर, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर। कैलकुलेट करो, इसको जोड़ने नहीं आता। ये कैलकुलेट करके वैल्यू बता रहे कितना आता है? इवन कितना आ रहा है? माइनस सर, हाँ सर यही आता है। और आई कितना आ रहा है? 1.4 × 10⁻³ बाय 0.0397 और यहाँ +17 कर देते हैं। ये हो जाएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 0.0 35.53 ऐसा कुछ आ रहा है। 35.3। दिस इज 35 × 0.53। पावर 20। बस सही। कितना दिया है आंसर अप्रोक्सीमेटली? सर यही है, सर यही है 3.5 × 10⁻21। तो तुमसे कैलकुलेट करके नहीं बनता है सर आपने 12400 लिख दिया था तो मैंने उससे कर दिया, उससे 2.48 आ रहा था। हमें 1244 तो यहाँ पे लेमडा इन एंगस्ट्रॉम भी तो लिखते हैं, फिर नैनोमीटर। हाँ सर, हाँ सर ठीक है। समझ गए? गलत नहीं हो सकता। बोलो आगे, समझ में आ गया क्या तुम? सर आगे हाँ सर आ गया। बोलो। Sir, how many parts are there in each cubic meter near the Earth's surface at any instant? ये है ना इतना, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर है एक क्यूबिक, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा। एरिया कितना हो गया? 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। अब ये तो इतना है ना। और ये डिस्टेंस चलने में टाइम क्या लगता है? 1 × 10⁻⁻3। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की मिलीमीटर? सर 1 क्यूबिक मीटर में पूछा है। 1 क्यूबिक मीटर बोला है। ठीक ठीक, हाँ सर ठीक है ठीक है। तो क्यूबिक मीटर तो फिर ये करने का जरूरत नहीं है। फिर तो तुम इसको ऐसा करो, एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर चलने में टाइम कितना लगता है? 1 है ना, 1/c, ठीक है। 3 × 10⁻8। ये जो हमारा नंबर जो गिरेगा ये वाला इंटेंसिटी पर सेकंड है, ठीक है, और पर मीटर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 1/c। तो इसको जो आया ये, इसको 3 × 10⁸ से डिवाइड कर। 1 मीटर स्क्वायर तो इतना ही फोटोन आ रहा, और इतने देर में कितना फोटोन गिरा उतना ही फोटोन 1 मीटर में रहेगा। तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो n आ जाएगा। ये I को t मतलब 1/c, c से डिवाइड कर, 335 को 3 से डिवाइड करो और ऊपर 8 लेके चल जाओ। कितना आंसर आता है? सर 1.18 × 10⁻13। क्या दिया आंसर? हाँ सर यही है। यस सर। समझ में आया बात? पीछे 1.2 है सर, यही है। ठीक है, वो कपन ने अप्रोक्सीमेट निकाला भाई। हाँ सर ठीक है। बोलो, समझ में आया? आगे यस सर। अब क्या है कि इसमें क्या है, टोटल मिला के ये तो फोटोन का क्वेश्चन है भाई, तो फोटो इलेक्ट्रिक का तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे। आगे बढ़ो थोड़ा, फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन पूछो। चलो तो इसको कर क्या हो, पहले फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन थोड़ा एससी वर्मा उठाओ, करो, ठीक है, समझ गए? सर एक है, एक बता दीजिए सर। सर 15th वाला बता दीजिए, वो फोटो इलेक्ट्रिक का है।
तब से पूछ तो रहे कि कुछ क्या बोलो क्या बोलो क्या बोलो, तो तू पूछ रहा है वो अलग क्वेश्चन। हाँ सर ये वाला बता दीजिए बस एक। पढ़ो पढ़ो। Sir, the work function of a metal is 2.5 into 10 to the power minus 19 joule. एक मिनट, 2.5 into 10 to the power minus 19 जूल। आगे Sir, A पूछा है find the threshold frequency for photoelectric emission. h mu is equal to 2.5 into 10 to the power minus 19। थ्रेशोल्ड निकल जाएगा h का वैल्यू रख के। हाँ सर। ये काय पूछे तू हमसे, अगला बोलो। सर नहीं, अगला पार्ट है सर। If the metal is exposed to a light beam of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, what will be the stopping potential? h mu तुम्हें दिया हुआ, म्यू दिया हुआ, वर्क फंक्शन हाँ सर। दिया हुआ, h तुम्हें पता, E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19, तो V नॉट का हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। निकाल लोगे? हाँ सर ठीक है। अबे सब ऐसा ना क्वेश्चन है बे, तुम करो सब एकदम, सब लॉजिक तुमको बता दिए, जो थ्योरी बताया ना उससे एक भी इधर उधर नहीं होगा। सही? अब कल हाँ पढ़ते हैं, ठीक है? इसको कंप्लीट करके आओ, ठीक है? ठीक है सर। चलो बाय। थैंक यू सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो बता दे, बाकी फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन करके आना। बोलो अब भाग गए सब।